Hello students, welcome to another session of the chapter that is life process, and in that chapter we are discussing about the topic respiration। और respiration में हम लोग क्या देखे कि प्लांट्स के बारे में देख लिए कि प्लांट्स किस तरीके से respiration करता है। फिर एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और एनिमल्स में भी हम लोग देखे कि स्पेशली अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो कैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ द CO2 होता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम लोग बात तो किए कि एयर जो है वो प्रेशर के माध्यम से यानी प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में वो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचता है। तो वो पहुंचने के अच्छा चलिए यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि ये जो पहुंच रहा है कैसे पहुंच रहा है। हम लोग प्रेशर की बात किए थे, तो प्रेशर में अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल बना रहे हैं, इसको जरूरी याद आप लोग कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ये चीज है और ये चीज आगे आपको जाकर ट्वेल्थ वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है ना, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग बना लीजिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एल्वियोलाई, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर टिश्यू। अब देखिए, अब ये समझ लीजिए लिए तो समझिए कि आपका पूरा ये चैप्टर का निचोड़ यहीं पर समझ में आ जाएगा। रिस्पिरेटरी गैस में हम लोग पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहता है वो 159 और 160 के बीच में रहता है, यानी 160 भी रहेगा कहीं लिखा हुआ या 160 mmHg यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, ये हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचता है। तो एल्वियोलाई में कुछ पहले से पड़ा हुआ रहता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करता है और ये कितना हो जाता है 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब क्या इधर हम टिश्यू से बात कर रहे हैं, टिश्यू में हमारे पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, तो वहां पर 40 mmHg ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन जो है टिश्यू से यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करेगा तो उसके पास भी 40 mmHg है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल्वियोलाई के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, कहाँ पर लंग्स के पास। तो लंग्स में अभी कितना प्रेशर है 104, तो यहाँ पर 104 प्रेशर है, तो ये शिफ्ट किधर कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा 40 की तरफ, क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ये जब 40 की तरफ आएगा तो अब इसकी लेवल बढ़ जाएगी, अब कितना हो जाएगा ये 95 हो जाएगा, और 95 हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा और हार्ट के पास से इसको पंप कर दिया जाएगा डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन के पास, जो कि अब क्या हो जाए टिश्यू के पास तो 40 है, तो यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा 95 mmHg, तो वहां पर प्रेशर डिफरेंसेस के कारण टिश्यू में क्या हो जाएगा, टिश्यू में वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक इसी तरीके से अभी हम लोग को टिश्यू के पास कितना CO2 अमाउंट कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। क्यों ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कि जो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ C6H12O6 सेल के अंदर में होता है, तो हम लोग को क्या देखते हैं CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। तो अब यहाँ पर CO2 का लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टिश्यू में क्या हो जाएगा CO2 का अमाउंट बढ़ गया, बढ़ गया। तो अब ये जो टिश्यू ये जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैरी करते हुए आएगा 45। ठीक है, 45 mmHg। अभी हम लोग बात कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg इसका प्रेशर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लंग्स तक यानी एल्वियोलाई तक पहुंचता है, तो ये जो 45 है अभी क्या हो जाएगा
तो अभी ये पहुंचेगा एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई के पास रहता है 40 mm Hg, 40 mm Hg प्रेजेंट है CO2। तो चूंकि यहाँ पर प्रेशर कम है और डीऑक्सीजनेटेड प्रेशर ज्यादा है CO2 का, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलाई में आ जाएगा, और एल्वियोलाई से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चला जाएगा। और वहीं पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 mm Hg रहता है, तो टिश्यू से कहाँ चला जाएगा, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में चला जाएगा, तो उसको डीऑक्सीजनेट कर देगा, और डीऑक्सीजनेट कर देगा तो ये 45 mm Hg हो जाएगा। तो ये पूरा चार्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि प्रेशर डिफरेंसेस के कारण किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है विद इन द बॉडी यानी टिश्यू, विद इन द ब्लड एंड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड एल्वियोलाई। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई का ये सबसे टर्मिनल पार्ट ऑफ द पाथवे है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे टर्मिनल पार्ट है। मतलब क्या बोले थे कल कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद ट्रैकिया, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट होता है एल्वियोलाई में। तो जो एल्वियोलाई का जो ये जो लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये कैसा है, ये बिल्कुल बारीक एक लेयर का बना हुआ है, और इस एल्वियोलाई के जस्ट बगल से क्रॉस करते हुए हम लोग का क्या रहता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ब्लड वेसल्स इधर से ब्लड को एंट्री कर रहा है, ब्लड एंट्री करवा रहे हैं, ब्लड एंट्री हो रहा है, और ब्लड एंट्री हो रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और इधर से ब्लड आउट होगा, ब्लड आउट होगा। तो ब्लड जब आउट होगा तो ये यहाँ पर लंग्स में किस लिए आया, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होने के लिए। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास हम लोग क्या बोले, ये 40 mm Hg है। एटमॉस्फेरिक वाले एल्वियोलाई में आने के बाद ऑक्सीजन का लेवल यानी प्रेशर कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 104। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंसेस हो गया, यहाँ पर 104 है, इसका अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट 40 है, तो ये 104 से डिफ्यूज के थ्रू होते हुए यहाँ पर लिख देते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगा। ठीक उसी समय हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.3 जो कि CO2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट कम है अभी, रिस्पेक्टिवली कम है, सॉरी ज्यादा हो गया, कम है, और हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब यहाँ पर हम लोग को 45 mm Hg CO2 का प्रेजेंट है। एल्वियोलाई, सॉरी एल्वियोलाई में हम लोग 40 बतलाए थे, 40। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया एल्वियोलाई में CO2 का, और ब्लड कैपिलरीज में CO2 का प्रेशर बढ़ गया। तो अब क्या होगा, ये प्रेशर एल्वियोलाई में चला जाएगा, और इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर लिए, फिर ये ब्लड आउट होगा और फिर चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर, हार्ट में चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा, और हार्ट जो है उसको फिर फाइनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो उसको सर्कुलेट कर देगा, और इसी तरीके से हम लोग को क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम लोग का जो ऑक्सीजन यहाँ पर डिजोल्व हो रहा है वो किसके साथ जुड़ रहा है,
तो ये जुड़ रहा है हेमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ये ब्लड से ही हो रहा है। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ब्लड में आरबीसी, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है वो टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। इतना ध्यान रखिए बस, इसमें ज्यादा आप लोग को इसमें हम नहीं बतलाएंगे, क्योंकि आपको 11th क्लास में इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं CO2 की बात करते हैं, तो CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये हम लोग को मेजोरिटी में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 20 से 25%, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट मेनली नहीं, नियरली लिखते हैं, मेनली तो डिफरेंट हो जाएगा, नियरली 20 to 25% थ्रू आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होता है। मेजर जो परसेंटेज होता है, मेजर 70% ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, ये मेजर फॉर्म है। बाइकार्बोनेट से 70% ट्रांसपोर्ट होता है। अब बच कितना गया? 70 और 20, लगभग 7% का अप्रॉक्स और बच गया। 7% ऑफ CO2 जो कैरी होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होता है। 7% ऑफ CO2 इज कैरिड थ्रू डिजोल्व प्लाज्मा में डिजोल्व होकर वो ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन में हम लोग को मेजर किसके थ्रू हो रहा है? हेमोग्लोबिन। और ये कितना कम परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 97% जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और बाकी जो रेस्ट बच गया 3%, इसके यहीं पर लिखते हैं रेस्ट 3% इज कैरिड थ्रू प्लाज्मा में भी डिजोल्व होकर 3% कैरी हो जाता है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए, ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लिए। अब हम लोग ये पूरा चैप्टर हो गया है फिनिश। लेकिन चूंकि अब रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ कुछ डिजीज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया जाए, तो सबसे जो कॉमन जो डिजीज होता है, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अस्थमा के बारे में जानते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? अस्थमा। और अस्थमा में क्या होता है? ये बिल्कुल कॉमन डिजीज है, कॉमन डिजीज सभी को लगभग, या फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को हो ही जाता है किसी न किसी कारण डिसऑर्डर। ठीक है, और ये देखने को कहाँ मिलेगा? एलर्जिक पेशेंट में, एलर्जिक पेशेंट में ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। और इसके लिए हम लोग यूज कर क्या करते हैं? तो वी यूज इनहेलर एज मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एलर्जिक पेशेंट, जैसे क्या किन्हीं को होता है कि डस्ट के कारण एलर्जी हो जाता है, तो उसमें सांस फूलना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देंगे। वो अगर ज्यादा दिन तक परसिस्ट करता है तो उसको अस्थमा बोल देते हैं। किन्हीं किन्हीं को बसंत मौसम में जब फ्लावरिंग होती है तो उससे उसके पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन शॉवरिंग बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जहां पर ढेर सारा पॉलन ग्रेन्स इमिट हो रहा है, जैसे जंगल की बात करते हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं तो उनके पॉलन ग्रेन से किन्हीं किन्हीं को अस्थमा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया, अस्थमा हो गया। वहीं पर अगर कुछ जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं कहीं पर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर उस कंडीशन में जहां पर काम कर रहे थे तो उससे रिलेटेड भी डिजीज हो जाता है। जैसे एस्बेस्टोसिस की बात करते हैं, तो जो मिनरल माइनिंग में जो लेबर्स रहते हैं, अगर बढ़िया से प्रोटेक्शन नहीं करे, एस्बेस्टस की माइनिंग कर रहे हैं, तो उसका जो फाइब्रस मिनरल्स जो रिलीज होते हैं वो इनहेल कर लेंगे, और इनहेल कर लेंगे तो उस डिजीज को क्या बोल देते हैं?
एस्बेस्टोसिस बोल देते हैं। ठीक इसी तरीके से ये दूसरे जैसे बेरिलियम वाले में, अगर बेरिलियम कंपाउंड को अगर माने कि माइनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बेरिलियोसिस हो जाता है। तो ये सब क्या है कि डिफरेंट डिजीज है दैट इज रिलेटेड विद द रिस्पिरेटरी सिस्टम। और अभी हम लोग देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो कोरोना हुआ, और कोरोना होने से क्या हो गया कि इसका इन्फेक्शन डायरेक्टली लंग्स को कर रहा है। लंग्स को कैसे कर रहा है, तो लंग्स के जितने भी हम लोग पाथवे देखे उसमें क्या होता है, म्यूकस थोड़ा बहुत डिपॉजिट रहता है टू ट्रैप दी बैक्टीरिया और वायरस। लेकिन ये वायरस अगर वो इन्फेक्ट कर जाए या चला जाता है तो क्या देखते हैं कि वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा देता है। म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा दिया तो क्या हो गया, जैसे ये हम लोग एल्वेलाई की बात कर रहे हैं, ये अभी क्या देख रहे हैं, इतना सारा अमाउंट देख रहे हैं, स्पेस है, ठीक है ना, ये स्पेस है। और यही अगर वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाए और म्यूकस इतना में भर दिया जाए, इतना म्यूकस भर गया तो अब स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया तब क्या होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, और ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीजन आपके बॉडी को कम मिलेगा, और इस तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्फेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोना में भी हम लोग को इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, और इसी के कारण तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्स, बोलते हैं SARS, सार्स, ठीक है ना। सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही ये ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। चलिए, तो इस तरीके से हम ये चैप्टर फिनिश होता है, और अब किन्हीं को अगर कुछ डिस्कशन करना है तो मोस्ट वेलकम है, डिस्कशन कर लीजिए।